हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम हेमंत सर है और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस पार्ट 1 के टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि हैं हॉट्स, यानी कि जिनकी बोर्ड्स में आने की प्रोबेबिलिटी है सबसे ज्यादा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 में। सबसे पहला क्वेश्चन, द मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस इन, कौन सी जगह पर खत्म होता है हमारा एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन? आंसर है इसका स्मॉल इंटेस्टाइन। सो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द रॉ मटेरियल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करने के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं? तो आंसर कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि वो कहां से लेता है? स्टोमेटल पोर से, एटमॉस्फेयर से। सेकंड, वाटर, वाटर कहां से लेता है? वो रूट से लेता है, अपटेक करता है वाटर का। लाइट, जो कि सनलाइट से वो लेता है। और फाइनली क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, जो कि लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किसमें कराता है? उसकी केमिकल एनर्जी में। सो द सेकंड आंसर इज दिस। अगला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट, स्टेट द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहां प्रेजेंट होते हैं बच्चों? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द स्टमक। स्टमक हमारा एक जे शेप ऑर्गन है। जब फूड पाइप यानी ईसोफेगस से फूड पास होता है तो वो कहां पहुंचता है? स्टमक के अंदर। स्टमक क्या करता है? गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करता है, जिसमें क्या क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, म्यूकस, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम है एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना, बिकॉज पेप्सिन को एसिडिक मीडियम चाहिए होता है एक्टिवेशन करने के लिए। दूसरा, म्यूकस का काम होता है बिकॉज HCl स्वाभाविक तो रिलीज हो रहा है, लेकिन स्टमक की इनर लाइनिंग को भी हमको प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए क्या रिलीज करता है? वो म्यूकस। और लास्ट जो एंजाइम पेप्सिन है, इसका काम क्या है? इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इनटू स्मॉलर अमाइनो एसिड्स। Next question, diffusion is insufficient to meet the oxygen requirement of a multicellular organism like humans. Explain why. अब वो ये कह रहा है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन से होगा, तो क्यों नहीं हो सकता? आंसर कह रहा है बिकॉज हायर मेटाबॉलिक रेट, जितने भी हम यूनिसेल्युलर हैं उसमें तो डिफ्यूजन आसानी से हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म मल्टीसेल्युलर की तरफ बढ़ता है वैसे ही उसके मेटाबॉलिक रेट्स क्या है? बढ़ जाते हैं। हायर वॉल्यूम ऑफ ह्यूमन बॉडी भी है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कैन नॉट बी डिफ्यूज्ड इनटू द ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी क्विकली। देयरफॉर ऑक्सीजन को क्या करना है? लार्जर डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो इसलिए डिफ्यूजन से तो वो नहीं कर सकता पक्का, लेकिन करता किस चीज से हमको पता है? वो एक पिगमेंट जो कि क्या है? हीमोग्लोबिन, जो कि कहां पे प्रेजेंट होता है? रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है, उससे बाइंड करता है और अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे क्या करता है? वो मूव करता है। दिस इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमको पूछा गया था, कंप्लीट द फॉलोइंग 4 फ्लो चार्ट। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में बताया था, आर प्रेजेंट्स इन द वॉल ऑफ स्टमक। वो 3 चीजें सिक्रीट करते हैं, ए, बी और सी। हमको उन तीनों के नाम बताने थे और उनका फंक्शंस। यही क्वेश्चन अभी हमने 2 मिनट पहले करा है। तो आंसर है ए। सबसे पहले वो क्या रिलीज करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्टूडेंट्स क्या बताया मैंने आपको? हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीडियम क्या करा देता है? एसिडिक। एसिडिक मीडियम क्यों चाहिए स्टमक के अंदर? बिकॉज पेप्सिन को एक्टिवेट करना है। दूसरा, वो कौन सा? प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स कौन से? पेप्सिन को सिक्रीट करता है। और थर्ड पार्ट, म्यूकस को। म्यूकस हमारी इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को HCl के इफेक्ट से बचाता है। नेक्स्ट पार्ट, जो पेप्सिन है वो काम क्या करता है? प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन्स में तोड़ता है। म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। और लास्ट हमारा जो HCl है, इट मेक्स द मीडियम एसिडिक फॉर द एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्होंने पूछा है हमारी बॉडी में एंजाइम ट्रिप्सिन का रोल बताएं और एंजाइम लाइपेज का रोल बताएं इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। सो एंजाइम ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या करता है? पैंक्रियास प्रोड्यूस करता है, और ट्रिप्सिन कन्वर्ट्स the remaining proteins into peptones and the peptones and peptides into amino acid। तो सबसे पहले प्रोटीन का डाइजेशन बच्चों कहां पर स्टार्ट हुआ? स्टमक में स्टार्ट हुआ, जहां पे कौन प्रेजेंट था? पेप्सिन। फिर वहां से स्टमक से वो मूव करे स्मॉलर इंटेस्टाइन में, जहां से पैनक्रियास से एक सिक्रीशन आया जिसके पास क्या था? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन ने भी क्या करा? प्रोटीन्स को पेप्टोन्स और पेप्टोड्स इनटू पेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड्स में डिसोसिएट करा दिया। दूसरा, एंजाइम लाइपेज, ये कौन सिक्रीट करता है? ये भी पैनक्रियास ही सिक्रीट करता है। लाइपेज कन्वर्ट फैट इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो लाइपेज कौन है? पैनक्रियाटिक लाइपेज। काम क्या करता है? कन्वर्ट्स फैट इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
List the two functions of finger-like projections which is present in the small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड तो हो गया, लेकिन डाइजेशन करने के बाद अब क्या, उसका एब्जॉर्प्शन भी जरूरी है। एब्जॉर्प्शन करने के लिए वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज प्रोवाइडेड बाय स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई। इट्स फंक्शन आर इट इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया ऑफ द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और ऑल्सो जो लार्ज सरफेस एरिया है उससे होता क्या है, रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। हमने फूड को डाइजेस्ट तो कर लिया, लेकिन अब डाइजेस्टेड फूड को ब्लड के साथ अलग अलग सेल्स पर भी पहुंचाना है, जिसकी वजह से क्या होता है, विलाई प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिनका लार्ज सरफेस एरिया होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जिसकी वजह से रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है और डाइजेस्टेड फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज बहुत अलग अलग सेल्स में इजिली ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स विद एग्जांपल। तो बच्चों ये आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत बार बोर्ड्स में आया हुआ। आगे चलने से पहले प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हम इस तरीके की और वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकें। सो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना सकते हैं फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज CO2, H2O एंड वाटर। तो जो अपना खाना CO2, H2O और वाटर से बना सके तो वो क्या है, ऑटोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं, वो अपना खाना इनऑर्गेनिक सोर्सेज लाइक CO2, H2O से नहीं बना सकते, इसीलिए वो अपने खाने के लिए किस पे डिपेंड रहते हैं, अलग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड रहते हैं। ऑटोट्रॉप्स के पास क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल करता क्या है, सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है, जो कि फोटोसिंथेसिस में एड करता है, जबकि हेटेरोट्रॉप्स के पास क्या होता है, क्लोरोफिल इज एब्सेंट। ऑटोट्रॉप्स के एग्जांपल ग्रीन प्लांट, सम बैक्टीरिया, जबकि हेटेरोट्रॉप्स मशरूम, काउ, गोट एक्सेट्रा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, दिस इज फ्रॉम बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ नीट एंड अ वेल लेबल्ड डायग्राम द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द न्यूट्रिशन इन अमीबा। सो अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां के हमको डायग्रामेटिकली इस पूरे प्रोसेस को समझाना है। सो स्टेप नंबर 1 में क्या होता है, अमीबा सेंस करता है फूड को। अमीबा अपने सूडोपोडिया आर दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये बिल्ड करता है और फूड को इंगल्फ करता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, द फूड इज इनक्लोज्ड इन अ फूड वैक्यूल। तो फूड वैक्यूल के अंदर फूड चला जाता है। फूड वैक्यूल में क्या है, फूड प्लस वाटर। नेक्स्ट स्टेप में एंजाइम्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल, बिकॉज वो कौन से एंजाइम होंगे बच्चों, डाइजेस्टिव एंजाइम। वो काम क्या करेंगे, जो भी फूड आया है उसको डाइजेस्ट कराएंगे। So food is digested and soluble materials are absorbed and assimilated, क्योंकि assimilation भी करना है। सबसे पहले ने क्या करा, प्रोसेस में एनक्लोज करा, उसके बाद उसका डाइजेशन करा, डाइजेशन करने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन भी तो करना है, और फाइनली जो भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो अगेन सूडोपोडिया की फॉर्मेशन होती है और फूड का जो वेस्ट पार्टिकल्स हैं वो बाहर। इस पूरे प्रोसेस को हम 5 स्टेप्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन, सेकंड इज डाइजेशन, थर्ड इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ इज एसिमिलेशन एंड लास्ट इज द इजेशन, यानी कि बॉडी से बाहर जाना वेस्ट मटेरियल का। राइट स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लंग्स आर डिजाइन इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ह्यूमन के लंग्स ऐसे डिजाइन करे गए हैं जिससे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके। आइए समझते हैं ऐसा क्यों। सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा, हमारे जो लंग्स है, लंग्स 2 हैं, राइट, लेफ्ट और राइट। तो जो ऊपर से एक ट्यूब आ रही है जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकस, वो 2 फर्दर ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो जाती है। ब्रोंकाई से फर्दर बनते हैं ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंक्यूल्स से बनते हैं फर्दर एल्वियोलाई। तो हमारे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स जो कि एल्वियोलाई हैं, सबसे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि लंग्स के प्रेजेंट हैं। अब ह्यूमन लंग्स हैव अ हाईली ब्रांच नेटवर्क ऑफ रेस्पिरेटरी ट्यूब्स, ये तो हम सबको पता है। ए प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइडेड इनटू सेकेंडरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस इज डिवाइडेड इनटू टर्शरी ब्रोंकस, टर्शरी ब्रोंकस फर्दर छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होते हैं और फाइनली उनसे क्या बनता है, एल्वियोलाई। तो अब स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एल्वियोलाई की। एल्वियोलाई आर स्मॉल राउंडेड पॉलीहेड्रल पाउचेस विच आर एक्सट्रीमली थिन वॉल, इनकी सरफेस बहुत थिन होता है and possess a network of capillaries for the exchange of gases। इसका सरफेस थिन होने की वजह इसीलिए है ताकि उससे डिफ्यूजन का प्रोसेस आसानी से हो सके।
बिकॉज लंग्स में क्या होगा, CO2 गैस बाहर जाएगी लंग से और ऑक्सीजन गैस का इनवर्ड मूवमेंट होगा, तो जितनी लेयर थिन होगी उतना ही ज्यादा मूवमेंट आसान होगा। दूसरा, ड्यू टू इट्स वास्ट सरफेस एरिया ऑफ एल्वेलाई, exchange of gases becomes a fast and an effective process। अब हमको रेस्पिरेशन जो हमारा प्रोसेस है उसको करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, उसको करने के लिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस की रिक्वायरमेंट है। इसीलिए एल्वेओलाई की ये दो फीचर्स, जो कि उसमें लार्ज सरफेस एरिया है, हाई नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, उसको एक एफिशिएंट प्रोसेस बनाती हैं फॉर द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द लंग्स एंड द ब्लड सिस्टम। Moving on to the next question. Herbivores needed a longer small intestine while carnivores have a shorter small intestine. Explain why. अब herbivores की जो डाइट होती है स्टूडेंट्स, हमको बच्चों ये भी पता है कि वो किसमें होती है, मोर फाइबर्स और सेल्यूलोज होते हैं। अब ह्यूमंस की बॉडी में तो सेल्यूलोज का डाइजेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल हमारी बॉडी में? बिकॉज हमारी बॉडी में सेल्यूलेज नाम का जो एंजाइम है वो प्रेजेंट ही नहीं है। लेकिन काउज और बफेलोज जो कि घास को खाते हैं उनमें क्या प्रेजेंट है, फाइबर्स और सेल्यूलोज, और उनकी बॉडी में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है, सेल्यूलेज। अब सेल्यूलेज के डाइजेशन में, सेल्यूलोज के डाइजेशन में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इसीलिए फूड को हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में ज्यादा देर तक रुकना चाहिए। इसी वजह से जो हर्बीवोर्स होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादा लंबी होती है, बिकॉज digestion of cellulose require a long time to digest as compared to carnivore जो कि क्या, मीट खाते हैं। मीट का डाइजेशन रिलेटिवली इजी और शॉर्ट प्रोसेस है, इसीलिए उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन इज शॉर्टर। अगला क्वेश्चन, ये भी मल्टीपल टाइम्स पूछा गया बच्चों बोर्ड्स में। रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, गिव रीजंस। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स लाइक फिशेस, आप सबको पता है वो कैसे मूव करती हैं बॉडी में और ब्रीथ करती हैं, डिसॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन को लेती हैं थ्रू देयर गिल्स। द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इज क्वाइट स्मॉल, बिकॉज पानी के अंदर जो ऑक्सीजन का अमाउंट है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू आउटसाइड। आउटसाइड तो हवा में ऑक्सीजन फैली हुई है और हम बाय सिंपल ब्रीदिंग प्रोसेस क्या कर सकते हैं, लंग्स में ऑक्सीजन को इनहेल करके हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जा सकता है। लेकिन वहीं पर पानी के अंदर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम है। अब कम कॉन्सेंट्रेशन होने की वजह से क्या करना पड़ता है, ब्रीथिंग करने के लिए या गिल्स से ऑक्सीजन को बॉडी में इनहॉल करने के लिए उनका रेट ऑफ ब्रीदिंग इज मच मच फास्टर, बिकॉज जब वो ज्यादा ब्रीथ करेंगे तो पर सेकेंड उनको ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उनकी बॉडी में जाएगी। तो आपको इसका आंसर ये लिखना है, इट इज डिसॉल्व फ्रॉम थ्रू देयर लंग्स। तो गिल्स से क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन का अपटेक करते हैं। द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज क्वाइट स्मॉल एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट इन द एयर। Therefore, to obtain the required oxygen from water, aquatic animals have to breathe much faster. Next question is describe the blood circulation in human beings. इसमें हमको दो इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है बच्चों। सबसे पहले था ह्यूमन हार्ट में जो सर्कुलेशन जो ब्लड का होता है वो इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन, बिकॉज हार्ट में दो बार ब्लड एंटर करता है। फर्स्ट टाइम होती है पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो इसको समझने से पहले हम हार्ट का स्ट्रक्चर समझते हैं। हार्ट के स्ट्रक्चर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक है राइट एट्रियम। आप अपनी बॉडी पे देखेंगे तो राइट साइड और वर्सेस लेफ्ट साइड। राइट साइड हमेशा क्या कैरी करेगा, आपका राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जबकि लेफ्ट साइड आपका क्या कैरी करेगा, हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट साइड में ऊपर एट्रियम है, नीचे वेंट्रिकल्स है। वेंट्रिकल्स की थिक वॉल होती है बिकॉज इनको कॉन्ट्रैक्शन करना होता है। इसी तरीके से जो हमारे राइट साइड में है, राइट साइड में क्या प्रेजेंट है हमारे पास, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। अब ये दो चीजें क्या करती हैं, वेनी कावा और लोअर, सुपीरियर और इंफीरियर वेनी कावा इनको बोला जाता है। ये पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं और सारा का सारा कहां लेके आती हैं, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां मूव होता है, राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल में जब हमारा हार्ट का वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से चला जाता है, पल्मोनरी आर्टरी ले जाती हैं। अब ये पल्मोनरी आर्टरी किसके पास ले जा रही हैं, पल्मोनरी आर्टरी ले जाती हैं जो आप ब्लू कलर का ब्लड देख रहे हो जो कि वेनी कावा लेके आई सबसे पहले कहां, राइट एट्रियम में।
राइट एट्रियम से कहां ले गई उसको, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से क्या हुआ, बीटिंग हुई यहां पे, और ये सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां चला गया, लंग्स के पास प्यूरिफिकेशन के लिए। तो लंग्स के पास जाना वाया पल्मोनरी आर्टरीज टू लंग इज नोन एज pulmonary circulation. The pathway of the blood from the heart to the lungs and back to the heart is known as pulmonary circulation. अब लंग्स में क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है, ऑक्सीजन गैस क्या होगी, ब्लड के अंदर आएगी, CO2 बाहर जाएगी, इसीलिए ब्लड ब्लू कलर से क्या बन जाएगा, रेडिश कलर का, बिकॉज ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गई। वापस जब ब्लड आएगा उसको कौन लेके आएगा, पल्मोनरी वेन लेके आएगी। तो पल्मोनरी वेन उसको लेके आएगी, कहां पे लेके आएगी, वापस हार्ट के इस पॉइंट पे यानी लेफ्ट एट्रियम पर वापस लेके आएगी। लेफ्ट एट्रियम से पूरा प्योरिफाइड ब्लड कहां पे मूव करेगा, फर्दर हमारा वो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल जब हमारे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां से कनेक्टेड होती है ऑर्टा। ऑर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ऑर्टा के थ्रू सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे मूव करेगा, आपके बहुत सारे बॉडी पार्ट्स में। अब बॉडी पार्ट्स में जब वो मूव करेगा तो बॉडी पार्ट से कहां पहुंचेगा, आपके इंडिविजुअल सेल्स में। सेल्स में क्या होगा, वहां पे डिफ्यूजन के थ्रू एंट्री होगी इनसाइड द सेल, और वहां से CO2 गैस जो रेस्पिरेशन से बनेगी वो वापस कैपिलरीज ज्वाइन करके क्या बनाएंगी, वेन्स, और वेन्स फिर दोबारा से वेनी कावा में कनेक्ट होके इस सर्कुलेशन को पूरा करेंगी। इस पूरे प्रोसेस में ब्लड 2 बार हार्ट के पास गया, एक बार फ्रॉम वेनी कावा से पूरा इस पे आया, फिर यहां से वेंट्रिकल्स में आया और यहां से होता हुआ गया लंग्स में। दूसरा, लंग्स से जब प्यूरिफाई हुआ फिर दोबारा से उसने कहां एंट्री करी, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में। इसी प्रोसेस को बोला जाता है डबल सर्कुलेशन। ऊपर वाला पार्ट कहलाता है पल्मोनरी, नीचे वाला कहलाता है सिस्टमिक। पल्मोनरी का मतलब जब पाथवे ऑफ द ब्लड हार्ट से लंग्स में जाए प्यूरिफिकेशन करने के लिए, उसको बोला जाएगा पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमिक का मतलब ये वाला पार्ट, जब पाथवे ऑफ द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड बैक टू द हार्ट इज नोन एज सिस्टमिक सर्कुलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत बार बोर्ड्स में पूछा गया क्वेश्चन, प्लीज इस पे वर्क करके अच्छे से प्रिपेयर करिए। सो दिस इज द कंप्लीट थिंग। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव्स फ्रॉम द बॉडी टिश्यू एंड इज पोर्ड इनटू द राइट एट्रियम, जो मैंने आपको बताया, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इज रिटर्न बैक। Important point, for one complete round or circulation of circuit around all body parts, the blood passes through the heart twice and it is known as double circulation. Right students? अगले क्वेश्चन पे अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। तो हमको एक सिंपल टेबल याद करना है इसके लिए बच्चों। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टरीज वर्सेस कैपिलरीज और वेन्स। तो फंक्शन ऑफ आर्टरीज क्या होती है, वो कैरी करती हैं ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एट हाई प्रेशर। नॉर्मली प्योरिफाइड जो ब्लड होता है यानी कि प्योर ब्लड होगा जिसमें हाई ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन होगी। एक्सेप्शन क्या है इसका, आर्टरी का, पल्मोनरी आर्टरी जो कि इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है टुवर्ड्स द लंग। कैपिलरीज, दे सप्लाई सेल्स विद रिक्वायरमेंट एंड टेक अवे द वेस्ट प्रोडक्ट वाया द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। वेन्स क्या करती हैं, दे रिटर्न्स ब्लड टू द हार्ट एट अ वेरी लो प्रेशर। स्ट्रक्चर वॉल, स्ट्रक्चर ऑफ वॉल का, आर्टरीज का थिक वॉल्ड होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं और इलास्टिक होती हैं। थिक वॉल इसलिए बिकॉज जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो हाई प्रेशर से ब्लड आर्टरीज में जाता है, उसकी वजह से क्या होना चाहिए, इनकी मस्कुलर स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, नहीं तो क्या है, इनकी रप्चरिंग होने के चांसेस ज्यादा है। कैपिलरीज बहुत ही थिन होती हैं बिकॉज इनको डिफ्यूजन करना है सेल्स के साथ, तो इसलिए 1 सेल थिक भी होती है एंड दे आर वेरी थिन। जबकि वेन्स मोस्टली थिन मिलेंगी आपको मेनली फाइब्रस टिश्यू से। वॉल्स इसमें एब्सेंट, कैपिलरीज में भी एब्सेंट, वेन्स में प्रेजेंट होती हैं वॉल्स टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, बिकॉज इनका ल्यूमेन बहुत वाइड होता है जो कि अगला पॉइंट में हम पढ़ेंगे, इसलिए कई बार ब्लड पीछे ना आ जाए उसके लिए क्या यूज करते हैं, वहां पे वॉल्स का होना जरूरी है। और लास्ट पॉइंट होता है ल्यूमेन, जिसको बोलते हैं उनकी बेसिकली कितना उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जिसको हम इससे भी समझ सकते हैं। तो ल्यूमन आर्टरीज में होता है बहुत नैरो, कैपिलरीज में होता है वेरी नैरो और वेन्स में होता है वाइड। तो दिस इज अ वेन जिसका ल्यूमन बड़ा है, थिन लेयर ऑफ मसल एंड इलास्टिक फाइबर्स, लार्ज ल्यूमन एंड फेयरली थिन आउटर वॉल। कैपिलरी हमने पढ़ा बहुत छोटा ल्यूमन, सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनी होती है,
जबकि आर्टरी में क्या होगा, थिक आउटर वॉल होगी, स्मॉल ल्यूमन होगा एंड थिक लेयर ऑफ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर जो कि ब्लड के हाई प्रेशर को सस्टेन कर सके। राइट स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन गिविंग एनी 3 रीजंस द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन क्यों जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला काम, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। द एब्सॉर्ब्ड वाटर इज ट्रांसपोर्टेड कहां से, फ्रॉम द रूट्स। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इस फिगर में, रूट से पानी एब्सॉर्ब होता है, जाइलम के थ्रू ऊपर जाता है, लीव्स तक पहुंचता है और लीव्स से क्या हो जाता है, ट्रांसपिरेशन से चला गया एटमॉस्फेयर पे। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, द एब्सॉर्ब वाटर इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स थ्रू द जाइलम which is greatly influenced by transpiration pull। अब सनलाइट की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, एक ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से एक पॉजिटिव प्रेशर डेवलप होगा, जिसकी वजह से रूट से पानी ऑटोमेटिकली अपवर्ड अपनी जर्नी को पूरा करेगा। सेकंड पॉइंट, पानी के साथ साथ उनका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स ऑल्सो। सो वाटर स्ट्रीम moving upwards carries dissolved minerals with it and hence distribute these minerals through the plant। तो पानी तो ट्रांसपोर्ट करता ही करता है, लेकिन साथ साथ उसके क्या, अपने मिनरल्स का भी ये ट्रांसपोर्टेशन करता है। और लास्ट, कूलिंग इफेक्ट, द evaporation of water during the transpiration provides cooling effect to the leaf। तो पानी काम क्या कर रहा है, ट्रांसपिरेशन पुल, थर्मो रेगुलेशन का भी वहां पर काम बिल्कुल कर रहा है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Next question, write the 2 different pathways in which glucose is oxidized to provide energy in the human body। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने एनसीईआरटी का ही डायग्राम लिया है। ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, साइटोप्लाज्म में पहले डिसोसिएट होता है किसमें, पायरुवेट जो कि एक 3 कार्बन एटम का मॉलिक्यूल है, प्लस वहां पर कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। अब यहां से उसके पास 3 पाथवेज हमारे पास प्रोवाइड करे जाते हैं। अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है और सेल है यीस्ट, तो क्या होगा, इथेनॉल की मैन्युफैक्चरिंग होगी, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। इथेनॉल का फॉर्मूला आपको पता है C2H5OH CO2। तो यहां पर बहुत लो एनर्जी प्रोवाइड होती है। सेकंड स्टेप, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो कहां पर होगा, तो फर्स्ट स्टेप कहां पर हो रहा है, याद रखना, साइटोप्लाज्म में। सेकंड स्टेप, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, आपका जो पायरुवेट बना है ग्लूकोज से वो कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ये ह्यूमंस में प्रोसेस होता है जो कि मेजर प्रोसेस में ये हाई एनर्जी का सोर्स है। लेकिन कई बार क्या होता है, जब हम विगरस एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, बहुत तेज रनिंग कर रहे हैं या फिर बहुत हार्ड जिम को हिट कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है, हम जब स्टर्नस एक्सरसाइज करते हैं, बहुत जोर से एक्सरसाइज करते हैं, तो कई बार लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है हमारे मसल सेल्स में। इसकी वजह से क्या होता है, पायरुवेट कन्वर्ट कर जाता है किसमें, लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। ये भी एक लेस एफिशिएंट प्रोसेस है और ये कब तक रहता है, जब तक आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है मसल्स को। जैसे ही ऑक्सीजन को आप लेस एक्सरसाइज करोगे, थोड़ा रेस्ट करोगे, तो ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा और वापस अपने प्रोसेस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में इन माइटोकॉन्ड्रिया CO2, वाटर और एनर्जी को रिलीज करने लगेगा। राइट स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन, स्टोमेटा रिमेन्स क्लोज्ड इन डेजर्ट प्लांट ड्यूरिंग डे टाइम। वो कह रहा है स्टोमेटा दिन के समय पे जो डेजर्ट के प्लांट है उनमें बंद रहते हैं। व्हाई डू दे डू फोटोसिंथेसिस, तो वो हाउ फोटोसिंथेसिस करते कैसे हैं, इसको जानने के लिए पहले हमको फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा और उसको जानने के लिए पहले हमको स्टोमेटा का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। स्टोमेटा के स्ट्रक्चर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो बाहर वाले ग्रीन सेल्स होते हैं इनको क्या बोला जाता है बच्चों, दीज आर नोन एज कौन सा सेल्स, गार्ड सेल्स। तो गार्ड सेल्स के अंदर अगर पानी जो आ जाए अगर हमारा, तो इनके पास अगर पानी इनफ्लो हो जाता है तो ये टर्जिड बन जाते हैं। इनके पास क्या होता है, न्यूक्लियस भी है और इनके पास क्लोरोप्लास्ट भी है। तो जो ग्रीन कलर की आप सेल ऑर्गेनली देख रहे हो ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ये जो राउंडेड न्यूक्लियस देख रहे हो जिसके अंदर ब्लैक स्पॉट है वो है हमारा न्यूक्लियस। तो जैसे ही गार्ड सेल के अंदर पानी आएगा तो ये टर्जिड बन जाते हैं, इनका स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है और जैसे ही ये पानी को लूज करते हैं तो ये क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है स्टोमेटल पोर। अब डेजर्ट के प्लांट करते क्या है, डेजर्ट के प्लांट स्टोमेटा अपने नाइट के टाइम पर ओपन कर लेते हैं, बिकॉज उनको तो CO2 चाहिए ना, चाहे दिन में लें चाहे फिर वो रात को लें। वो रात को करने का स्टोमेटल पोर ओपन का फायदा क्या है, बिकॉज जैसे ही वो स्टोमेटल पोर ओपन करेंगे तो CO2 तो चाहिए लेकिन उसके साथ साथ एक्सेस वाटर क्या होगा, उनका वेपराइज हो जाएगा दिन के टाइम पे, बहुत हाई गर्मी है, बहुत टेम्परेचर है। इसको प्रिवेंट करने के लिए वो क्या करते हैं,
रात को अपने स्टोमेटल पोर खोलते हैं जिससे कि पानी का ट्रांसपिरेशन भी ना हो और CO2 आ जाए। अब रात को उन्होंने क्या करा, CO2 को स्टोर कर लिया। रात को CO2 को स्टोर करने के बाद जब दिन में सुबह जब सूरज आता है, CO2 अवेलेबल है, पानी अवेलेबल है, सारे रॉ मटेरियल्स हैं, क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस को प्रोवाइड कर लेते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेम द टाइप ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट विच आर प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस एंड राइट एनी 2 ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स अदर देन किडनी। ह्यूमंस में यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सॉल्ट्स, ये क्या है, 4 टाइप ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। एक्सक्रीटरी ऑर्गन अदर देन किडनी, किडनी तो हमारे मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, लेकिन उसके अलावा लंग्स, लंग्स क्या एलिमिनेट कर रहे हैं बॉडी से, कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों। लिवर अगेन एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, बिकॉज ये हार्मफुल अमीनो एसिड को हार्मलेस यूरिया में चेंज कर देता है, और हीमोग्लोबिन जो कि वोर्न आउट आरबीसीज का हीमोग्लोबिन होता है उसको बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन में कन्वर्ट करके बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि हमारी बॉडी में किडनी के अलावा और कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, तो आंसर देना है लंग्स और लिवर। अगला क्वेश्चन, लिम्फ एंड राइट द फंक्शन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। तो लिम्फ और अ टिश्यू फ्लूइड, इट इज अ क्लियर व्हाइट फ्लूइड विच इज मेड अप ऑफ, क्या होता है इसमें सबसे ज्यादा, WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स, लिम्फोसाइट्स दैट अटैक बैक्टीरिया इन द ब्लड। तो ये हमारी इम्यूनिटी में काम करते हैं सबसे पहला। जैसे ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम है वैसे ही लिम्फ का क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम भी है। तो द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल कई बार एस्केप कर जाता है इनटू इंटरसेल्युलर स्पेसेस इन द टिश्यू टू फॉर्म टिश्यू फ्लूइड और द लिम्फ। तो कई बार क्या होता है बच्चों कि जो हमारा पोर्स है, कैपिलरीज में पोर्स की वजह से कुछ अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड कई बार एस्केप करके इंटरसेल्युलर स्पेसेस से टिश्यूज में लिम्फ की फॉर्म में पहुंच जाता है। लिम्फ कैरीज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, डाइजेस्टेड एंड एब्सॉर्ब्ड फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड ड्रेन्स द फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रासेल्युलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। अगर हमको डिफरेंशिएशन करना हो ब्लड वर्सेस लिम्फ, ब्लड का कलर लाल, लिम्फ का कलरलेस। It is a part of circulatory system. It is a part of lymphatic system. Blood, it is involved in circulation of nutrients, hormones, oxygen, carbon dioxide. जबकि lymph, it is a part of immune system and it helps in the immune defense. Last questions आज के इस टॉपिक के लिए। Give reason ventricles have thickened vascular wall than atria. और ट्रांसपोर्ट इन द प्लांट इज स्लो। और थर्ड क्वेश्चन इसी का, वेन्स हैव वॉल्स वेयरएज आर्टरीज डज नॉट। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेंट्रिकल्स की जो वॉल थिक होती है बिकॉज उनको पंप करना है ब्लड टू ऑर्टा, और जब उसमें पंपिंग होगी और ब्लड इतने प्रेशर से जाएगा तो आर्टरीज के पास इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि उस हाई प्रेशर को सस्टेन कर सके, इसीलिए आर्टरीज की वॉल्स क्या होती हैं, थिक होती हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट इज लेस एलैबोरेट इन एनिमल्स बिकॉज प्लांट्स लेस एक्टिव है, उनके सेल्स को ज्यादा सप्लाई करना मटेरियल इतना आवश्यक नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज प्लांट स्टैटिक है। जबकि ह्यूमंस और एनिमल्स में क्या है, उनका कंटिन्यूअस बॉडी मूवमेंट हो रहा है, उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट फास्ट है, इसलिए उनको मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट क्या करना पड़ता है, फास्ट करना पड़ता है। राइट स्टूडेंट्स। और लास्ट क्वेश्चन, veins have walls whereas arteries do not. Veins have walls which allow the blood in them to flow in one direction. हमने पढ़ा था जो वेन्स का ल्यूमन होता है सबसे ज्यादा वाइड होता है, इसी वजह से कई बार उसमें ब्लैक फ्लो होने के चांसेस, यानी ब्लड पीछे भी मूव कर सकता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए वहां पर क्या हो जाती है, हमारे पास क्या प्रोवाइड करी जाती है, वॉल्स। सो थैंक यू स्टूडेंट, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट डे हम क्रॉस करेंगे एक और चैप्टर के टॉप 20 क्वेश्चंस। प्लीज लाइक, प्लीज सब्सक्राइब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू, जय हिंद।